एक चीज़ और मोदी जी के लिए कहना चाहता हूं मैं कि मोदी जी आपकी नफरतें पेंशनर्स के प्रति बताती हैं कि आपको प्यार की ज़रूरत है। आपको जीत ने अंधा कर दिया है, आपको एक हार की ज़रूरत है। कॉमरेड्स, अभी अभी आप लोग कॉमरेड दबास को सुना है। ये इट इज ए मैटर ऑफ वेरी सीरियस कंसर्न। ये हम लोग का अपना आदमी को पता नहीं है। दोज हु आर गोइंग टू बी एटलीस्ट थ्रेटन टू बी अफेक्टेड आज का दिन में, इफ नॉट ऑलरेडी अफेक्टेड, बट राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर। आपका वैलिडेशन एक्ट ऑलरेडी बोल दिया, और शुरू लिखा नहीं है, पास किया नहीं है, प्रोमलगेट हुआ नहीं, दो बार एप्लीकेशन भी हुआ, एक हिमाचल कोर्ट में, दो एक दिल्ली हाई कोर्ट डिवीजन में ही में। तो ये तो हकीकत है, रियलिटी है, ये कोई इमेजिनेशन है नहीं है। ये यही वैलिडेशन एक्ट अप्लाई करके दे कैन प्ले हैवक on the prospect of pension and pensionary benefit and CGHS, everything of our senior citizen, our central government civil pension, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल पेंशन। देखिए यही सिचुएशन में अगर यही सिचुएशन में हम लोग जागरूक ना हो, ज्यादा नंबर से इधर ना आए, तो पता नहीं अल्टीमेटली हम लोग का क्या होगा। घर में आग लगने के बाद तो अब आप प्रोविजन करोगे पानी डालने का। ये इतना दूर कम से कम इंटेलिजेंट पीपल का तो सोच होना चाहिए। आई एग्री, टुडे यू मे नॉट बी टू दैट एक्सटेंट अफेक्टेड, बट यू आर गोइंग टू बी डेफिनेटली अफेक्टेड। सीजीएचएस पर अटैक इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। जो बोलता है आज सीजीएचएस में हम लोग को दिव्य खासा मिलता है, वो ठीक नहीं बोलता है। मैं खुद सीजीएचएस बेनिफिशियरी हूँ। हमको 50% और मेडिसिन ऑलरेडी हमको बाहर से खरीद करने पड़ता है, हमारा अपना मर्जी से नहीं है। स्पेशली बोलता है हो सके तो ये मेडिसिन बाहर से खरीद कर खाइए। सीएमएच दवा वॉइस में बोलता है ये। तो ये जब सिचुएशन है तो हम लोग चुपचाप बैठे कैसे? आप बताओ, दिल्ली में हमारा कितना पेंशनर है। अच्छा, और एक मजा का बात देखिए, आप लोग बाकी आदमी को तो 7 सीपीसी मुताबिक पेंशन डिवीजन हुआ था। एमटीएल बीएसएल पेंशनर्स का वो भी मिला नहीं। 8 सीपीसी आ गया, हम लोग चिल्ला रहा है 8 सीपीसी का। ये लोग पेंशन डिवीजन का बात ये लोग टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिया नहीं। आज जिसमें दिया था 7 सीपीसी, उसमें भी हम लोग का पेंशन डिवीजन हुआ नहीं। पहले दिल्ली एमटीएल बीएसएल से इतना कम आदमी क्यों आया है? वो लोग की पागल ना क्या? वो लोग जानता नहीं वो लोग का क्या होने जा रहा है। अब बताओ भैया, देखो आप तो जानते ही हो आज का जमाना में संघ शक्ति कोली जुगे कोई किसी का बात सुनता नहीं है। आप यूनाइटेड होके आपका आवाज उठाओ। अगर गवर्नमेंट इज थ्रेटन वन वे और द अदर, then government will come to hear you. Otherwise, देखो चारी तरफ से आपको मैं क्या क्या बोलूं। आपका जानते हो ये हम लोग वेट करता हूँ भाई, इन्फ्लेशन रेट को देख के वेट करता हूँ। और डीए बढ़ेगा, डीए हमारे डीए बा आईडीए जो भी है वो हम लोग का अप्रूव होगा, गवर्नमेंट अप्रूव करेगा, सैंक्शन करेगा। अभी और एक खेल चल रहा है। आज ये मुदगिल दिया, मुदगिल का पोस्टिंग भविष्य में मैं देखा। ये जो जीडीपी का जो बेस ईयर ये जीडीपी का बेस ईयर ये लोग चेंज कर रहा है, कर दिया 22-23 में ले आ रहा है। इसका मतलब क्या है? बोलिए, इसका मतलब क्या है? आपका जीडीपी जो भी अगर है फर्जी दिखाना शुरू करे तो नेचुरली आपका इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा, ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चीज का दाम बढ़ रहा है, हम आप देखेंगे मार्केट में बढ़ रहा है, बट वही हिसाब से इनकम बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है। तो ये दोनों में मिलजुल करके इट विल अफेक्ट टुमारो, टुडे और टुमारो योर डी ऑल्सो, एडी ऑल्सो। ये छोड़ के भी ये अभी दवास कमरे दवास बोला, हो सकता है डीआर आपको इसके बाद ना दे। वही 4th सीपीसी का पहले जो सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स का था
वही सिचुएशन में ये लोग हम लोग को ले जाने का कोशिश कर रहा है। देखता है काफी आज अभी तो फ्यूचर आदमी को तो ओपीएस एनपीएस का नाम में सत्यानाश कर दिया। एनपीएस नाम में ओपीएस, अभी ओपीएस वाला को, ओल्ड पेंशन स्कीम वाला को कार्टेल कैसे हिसाब से करे ये है। एक तो देखिए टाइम या नेचुरली हम लोग का लाइफ का ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। हम लोग थोड़ा जितना दिन बचे हम लोग को पेंशनरी बेनिफिट एंड हेल्थ बेनिफिट जो कुछ है, हम लोग तो नया कुछ डिमांड नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ है उसी को कंटिन्यू करने बोलता हूँ। ये लोग उसी को कार्टेल करने के लगा है। तो भैया देखो, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस फर्दर। आप लोग को कन्विंस करने के लिए और क्या करने पड़ेगा। पागल जो है ना, पागल मैड पीपल, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड फॉर हिम, व्हाट इज बैड फॉर हिम। आया हम लोग सीनियर सिटीजन अगर अपना मंगल ना सोचे, जो कुछ हमारा है उसी को बचा के रखने का कोई प्रयास ना करे तो क्या। देखिए एक चीज वेरी क्लियर, लीडरशिप कैन evolve the demand. Leadership can analyze, take information, analyze and tell us that देखो भाई यही होने जा रहा है, आप लोग होशियार हो जाओ, आओ। They can give a call, but they cannot implement this. Implement के लिए तो हम लोग को आगे आने पड़ेगा। पूरा इंडिया में हो रहा है, हमारा दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में इसको थोड़ा ढीला है, बट एटलीस्ट ये मामला में तो सबको आगे आना चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक डिमांड क्या है, पेंशन है, सीजीएच है। कमल जोगी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, दो ही तो चीज है। तो दो चीज के हम लोग तो प्रमोशन दो, पे स्केल बढ़ा, ये सब तो नहीं कर रहा हूँ, तो हम लोग को क्यों नहीं देगा। अरे और एक चीज वेरी क्लियर, आप लोग देखिए ये समझाने वाली बात नहीं है। यू नो योरसेल्फ, जो आपका थोड़ा बहुत सीनियर सिटीजन होने का बाद भी फैमिली में थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, ये पेंशन के लिए है। आपका फैमिली अगर सोचिए बहुत रिच है, पेंशन पैसा काम में नहीं लग रहा है, तब भी पेंशन आपका सिक्योरिटी है। वो लोग जानता है पिताजी का पेंशन आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको मान्यता करेगा। अगर ये नहीं है तो नहीं है तो क्या होगा, यू नो दैट थिंग, आई नीड नॉट एक्सप्लेन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ये सीरीज ऑफ, देखिए लिटिगेशन तो हो रहा है, लीगल एक्शन तो ऑलरेडी हमारा लीडर लोग लिया है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, उसका स्लोली प्रोग्रेस हो रहा है, इट इज कमिंग ऑन टू द सर्फेस। बट रास्ता में जो करना है वो तो लीडर लोग, ऑल इंडिया का लीडर लोग तो आके कर नहीं सकता, हम लोग को करने पड़ेगा। आप एक्सप्लेन इधर आ रहे हो, आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। ये तो बंद हो जाएगा अगर ये डिमॉन्स्ट्रेशन ना हो तो। ऐसे ही पुलिस हर किस्म से तंग कर रहा है, हमारा दादाजी को तंग कर रहा है, जोगी को तंग किया, कमरे जोगी हमको भी 2 दिन रिंग किया। अब बोलो ठीक है हम लोग तो करेंगे भाई, आपका परमिशन देना है दो, ना देना है ना दो, हम लोग जो उधर जो है जड़ो होंगे एवं हम लोग आपस में हमें डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। कम से कम हमको रोने तो दोगे ना, रोने भी नहीं दोगे। हाँ ऐसा बोला है मैं इंस्पेक्टर को। तो बोला ठीक है कितना आदमी आएगा, आई कैन नॉट फोरकास्ट कितना आदमी आएगा, लेकिन हम लोग तो सबको ही बोला है जो आएगा वो खड़ा होगा। बाकी आप लोग देखिए यही सब बात हो रहा है, पुलिस तंग कर रहा है। अगर आप लोग साथ ना दो तो ये सिलसिला हम लोग को एक दिन बंद करने पड़ेगा, तब क्या होगा बोलिए। गवर्नमेंट आज चिल्ला रहा हूँ, देखिए फेक न्यूज, गूगल न्यूज देखो, ये 6% आपका कब से पेमेंट हो रहा है, 18% भी आपका पेमेंट हो गया। एक इसमें कोई ऑर्डर का नंबर नहीं है, सिंपली एक न्यूज है और पास में कोई ना कोई मंत्री का छवि दे देगा टू ऐड क्रेडिट्स टू दिस फेक न्यूज। गवर्नमेंट इसका अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। फेक न्यूज एक क्रिमिनल एक्टिविटी, किसको इसका मतलब जानबूझ के छड़ा रहा है। उसमें हमारा आदमी जो लोग खबर नहीं रखते वो लोग कंप्लेसेंट होता है, अरे आ रहा है सब कुछ ही हो रहा है, तो व्हाई यू आर क्राइंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं खुद एक बहुत सीनियर मतलब सुपर सीनियरिटी माने हमारा अभी क्लासिफिकेशन करो तो ऐसा ही होगा। बट इवन देन हम देखो आ रहा हूँ, आके इसलिए आ रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई ओन एंजाइटी, जो अल्टीमेटली हम लोग का क्या होगा। माय डियर, सो
आई थिंक आई हैव स्पोकन एनफ ऑफ इट। बाकी आप लोग को समझने पड़ेगा बाबा जी। और पेंशनर भी पूरी उम्र तक हमने कंट्रीब्यूशन दिया है, सरकार में पैसा जमा किया है, तब हमें ये सुविधाएं मिली हैं। अब इस पूंजीपति सरकार का क्या रुख है कि हर एक जगह से पैसा कमाओ, पेंशनर को भी नहीं बख्श रहे हैं। वो 1.5 साल का डीए हमारा खा के डीआर और जुगाड़ी भी नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे सीजीएचएस पे भी अटैक आ गया है कि इंश्योरेंस लेना पड़ेगा आपने। भाई हम किस बात का इंश्योरेंस लें, हम तो इतने पैसे पहले ही दे चुके हैं। तो साथियों ये हमारे ऊपर खतरा है। और हम ये सोचते हैं कि सरकार, देखो मैंने कई आदमियों से बात की, अभी भी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, वो कह रहा है यार आपको तो राम लग रहा है, हमें तो बहुत पेंशन मिल रही है, हमारे सीजीएचएस भी मिल रहा है, और सरकार से क्या लोगे। अरे सभी कुछ छीनने वाली बात हो रही साथियों। उनको जब ये बताते हैं कि पे कमीशन में हमारा पेंशन का रिवीजन नहीं होगा, तो उनको बात अकल में आती नहीं साथियों। मैं नहीं कहूँगा उनको उस भाषा में अंधभगत वगैरह, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अभी हमें पेंशन मिल रही है, हमारा ठीक गुजारा हो रहा है। लेकिन साथियों जो भी आदमी अपने राइट के लिए नहीं लड़ता है, मैं नहीं समझता कि वो जिंदा है। सीजीएचएस पे आ गया, हमारी पेंशन पे आ गया। सीजीएचएस में वो करे कि 10 और 20 लाख का इंश्योरेंस ले लो आप, और उस कंपनियों का ऐड भी आने लग गए। अब कुछ लोग हमारे उनमें जासे में आ जाएंगे और वो ले लेंगे। अभी तो ये ऑप्शनल है कि जो मर्जी ले, जो ना ले ना ले। बाद में मैंडेटरी कर देंगे इसको कि हर एक को लेना पड़ेगा, तब हम कहाँ जाएंगे साथियों। और सांप निकलने के बाद हम लकीर को पीटते रहेंगे, वो हाल हमारा होगा साथियों। हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हमने 40 साल 30 साल सरकार की सेवा की है, हम अपने अधिकारों को नहीं छीनने देंगे, बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। और ऐसे ऐसे केस हमारे ऊपर भी डाल लेंगे। ये ऐसी बात नहीं है कि बंद करने में तो 1 मिनट लगता है इनको। अभी भी यहाँ कह देंगे आपने इतने आदमी की थी, इतने आदमी आ गए तो आपको तो बंद कर देंगे, हम परमिशन नहीं देंगे। हर एक किस्म के और हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं साथियों। और जागरूक रहना इसलिए है कि हम पेंशनर हैं, और पेंशन मिलती है तभी तक आपका घर में कुछ इंटरफेरेंस है, नहीं तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है साथियों। हमने देखा है बच्चे विदेश चले गए और माँ बाप घर में अकेले हैं, 1-1 महीने बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है साथियों। अगर कोई पेंशन वगैरह होगी तो हर महीने पूछ लेंगे, कम से कम एक बार तो आएंगे। तो साथियों ये सभी को देखना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, वो भी देख लो। आगे पेंशन का रिवीजन नहीं होगा, ये गारंटी है हमारी, क्योंकि हर एक तरह से कानून बना लिया इन्होंने। 2025 में फाइनेंस बिल के साथ ही पास कर लिया। आधे से ज्यादा एमपीओ को नहीं मालूम क्या क्या पास हुआ है। जिन एमपीओ के पास गए उन्होंने कहा यार दिखाओ तो सही कहाँ है। अभी 3 दिन से पुलिस वालों के फोन आ रहे हैं, इंस्पेक्टर के और एसआई के और उससे ऊपर के एसीपी के, कि भी हमें तो मालूम नहीं है क्या चीज़ है। तो उनको मालूम नहीं है साथियों, हमें कैसे मालूम होगा। लेकिन हमारी लीडरशिप जागरूक है और उन्होंने देख लिया कि कौन से चैप्टर में क्या लिख के आया है। उन्होंने साफ लिख के आया कि 1/1/2026 से पहले जो आदमी रिटायर हो चुके हैं उनके रिवीजन की जरूरत नहीं है। अगला अटैक क्या आएगा? अगला अटैक ये आएगा कि डीआर देने की हालत में ये सरकार नहीं है, ये देश नहीं है, इसलिए इनका डीआर हम बंद कर रहे हैं। डीआर बंद हो जाएगा, पेंशन वहाँ की वहाँ रुक जाएगी, तब हम जागे तो क्या जागे साथियों। जब खतरा आने से पहले आपको जागरूक कर रहे हैं तो साथियों जागरूक हो, अपने साथ जो लोग हैं उनको भी जागरूक करो, क्योंकि जो पोता पोती को खिलाने में मशगूल है उनको ये नहीं मालूम ये पोता पोती आपके साथ इसलिए हैं कि आपको पेंशन मिल रही है। तो साथियों ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। और एक और इसमें है रूल कि हर एक एसोसिएशन जो भी आई है उसका हेड दिल्ली का वो यहाँ आके बोलेगा और 5-7 मिनट बोल के, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10 मिनट दे दो तो मैं बागची जी से कहूँगा कि वो मीटिंग को शुरू करें। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, भाइयों बहनों,
ऐसा है, अभी मैं जो हमारा ये एनसीपीपीए ने केस किया है उसका मैं सरकार का रिजाइंडर देख रहा था। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, क्या सरकार ऐसा भी कर सकती है? नकारा जजमेंट जो है 1982 में आ गया, उसके बाद में उसने जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का एक रास्ता बनाया। बदकिस्मती से जो सरकार के अब के आदेश हैं वो उस रास्ते को खत्म करना चाहते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया ने बोला है कि 25 फाइनेंशियल एक्ट 25 के कारण जो वैलिडेशन हम कर रहे हैं उसकी वजह से हम रिटायरमेंट के जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी पेंशन कब से किसको मिलेगी इसका फैसला सरकार कर सकती है। एक बहुत बड़ा आघात है पेंशनर के ऊपर। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो पेंशनर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करती है, जो पेंशनर की एकता को छेद करती है, ऐसे काम जो भी सरकार करे उस काम को हमें रोकना पड़ेगा। और ये जो कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो आत्मा है उसके ऊपर एक आघात कर रहे हैं। मित्रों, हमने बड़ी मुश्किल से पेंशनर्स का एक कंसोलिडेटेड फंड इकट्ठा किया है, हजारों करोड़ में है। बदकिस्मती से सरकार इस फंड को डाइल्यूट करना चाहती है, इस फंड को आघात करना चाहती है। इसलिए इन्होंने 8th पे कमीशन की जो बेसिक्स है उसमें यह बताया है कि ये जो पेंशन जो है ये एक अनफंडेड इशू है। ये बहुत गलत कर रही है सरकार। और उसके बाद अगर यहां पे बात खत्म नहीं हो रही है तो हमारी पेंशन का, पेंशन रिवीजन का, दोनों का ही महत्व जो है वो बहुत कम हो जाएगा। आज जितनी थोड़ी हम पेंशन ले रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन चुका है। हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। और कोई कहता है यार अब हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं। अरे आप लोगों को दुनिया भर की कोई खबर है? ईरान का 83 साल का खुमानी ईरान चला रहा है और अमेरिका को धमकियां दे रहा है। नेतन्याहू 75 साल से ऊपर है, एक मुल्क चला रहा है। हमारा प्रधानमंत्री अभी 75 से ऊपर हुआ, हम सबसे बड़ा है, पूरे देश को चला रहा है। ये ट्रंप भाई साहब जो अनाप शनाप कर रहे हैं ये भी 75 से ऊपर है। सब दुनिया के लोग जो हैं मुल्कों को चला रहे हैं 75 साल के ऊपर, और आप बोल रहे हो कि यार हम तो रिटायर हो गए, हम क्या करेंगे? अरे आप नहीं तो कर रहे हैं और कौन करेगा? ऐसे नहीं चलेगा काम। इकट्ठा होना पड़ेगा, सरकार की नीतियों का विरोध करना पड़ेगा, प्रखर विरोध करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि सरकार जो है वो कब घुटने टेक रही है। वास्तव में सरकार की एक दिक्कत है, आज से 30-40 साल पहले जब आदमी रिटायर होता था
तो उसको कुब्बड़ निकल गया होता था, ऐसे करके होता था रिटायर। अब आज जो रिटायर है वो हीरो जैसा लग रहा है। सरकार की दिक्कत ये है, वो कहता है ये रिटायरी मर क्यों नहीं रहा है, ये जिंदा क्यों है, कितना पेंशन दे देंगे इसको। सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग से बढ़ के पेंशन है, पेंशनर है, लेकिन ये जो पेंशनर है ये किसी की खैरात के ऊपर जिंदा नहीं है। इसने आपको अपना पे से, जो पे का जो मैक्सिमम है उसमें से पेंशन फंड दिया हुआ है। ये हमारा कमाया हुआ पैसा है जो आप पेंशन के द्वारा हमें दे रहे हो, हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हो। इस बात को जानने की जरूरत है। अभी जब मैं कह रहा था आपको कि सरकार कहती है जिंदा क्यों है, अब हमने बड़ी मुश्किल से दौड़ धूप करके सीजीएचएस ले लिया। अब उन्होंने सीजीएचएस को भी डाइल्यूट करने का काम शुरू कर दिया कि चलो कोई तरीका हो, किसी से तो भगवान को प्यारे हो जाएं ये पेंशनर। अब सीजीएचएस में भी दो हिस्से, एक हिस्सा जो कार्ड वाला है, दूसरे हिस्से को अलग नया कार्ड मिलेगा, जरा रोमांटिक कार्ड मिलेगा, प्रीमियर कार्ड मिलेगा उसको, उधर भी हिस्से, उधर भी बटाई। तो ये बांटना जो है ये बहुत गलत है। इसका हमने निषेध करना चाहिए, इसका हमने विरोध करना चाहिए। अदालतें अपनी जगह पे कर रही हैं जो कर रही है, लेकिन हमारा सड़कों के ऊपर विरोध जो है ये कम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। सभी नेता गणमान्य साथी, बहुत पुराने साथी त्यागी जी भी बैठे हुए हैं, उपस्थित सभी पेंशनर बंधुओं, दोस्तों, बहुत खराब बात भी है, बहुत अच्छी बात भी है। खराब बात यह है कि देश के अंदर देश के बुजुर्गों को, जिनको जो है सम्मान मिलना चाहिए, वो आज सड़क पर उतर करके बात करें तो ये खराब बात है। लेकिन देश का वरिष्ठ नागरिक अगर अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता है, सम्मान पूर्वक आकर के जो है इकट्ठे होकर के बात करता है, तो हमारे लिए गर्व की बात है, कोई कम बात नहीं है। संख्या में हम जितने भी आज यहाँ पर आप नोट करिएगा, देखिए सरकार में लगातार जो है वो नीतियां आप रहे हैं सरकार में। आपने देखा है समय समय पर कि पहले सरकारी कर्मचारियों की क्या स्थिति होती थी, वो स्थिति को कैसे आपने सुधारा। पे कमीशन को समय समय पर, एक टाइम ऐसा था कि सरकारी कर्मचारी जो है सरकार को छोड़ करके बैंक में जाते थे, क्योंकि बैंक की तनख्वाहें अच्छी थी। जब से आपकी यूनियनें बनी, आपने संघर्ष किया, संघर्ष के रास्ते पर आए, आपने कंपैरिजन किया कि हम क्या काम करते हैं, प्राइवेट में क्या काम करता है वो होता है, हमें क्यों कम तनख्वाह मिलती है। बड़ी मुश्किलों के साथ लगातार आपने जगह जगह जो है प्रदर्शन किए, धरना किए, जगह जगह। वो सब होने के बाद अल्टीमेटली आप एक स्तर पर आए और आपको आज जीवन यापन के लिए पेंशन मिल रही है। और दूसरा यह है कि पूरे जीवन 40 साल 35 साल आपको जो है लगातार सरकार में सेवा करने के बाद आपको कम से कम यह है कि मैं डिस्पेंसरी में जाऊंगा, मुझे फ्री की दवाई मिल जाएगी, मेरा जो है आराम से इलाज हो जाएगा। ये चीज आपके अंदर है। अदरवाइज जो सामाजिक परिवर्तन के बारे में अभी आपके सामने कहा गया है कि बात तो बेटा दिल्ली में है तो कौन सा पूछ रहा है, वो अपने बच्चों को नहीं पूछ रहा है, उसमें क्या पूछेगा। कहीं मियाँ बीबी में नहीं बन रही है, वो आपस में लड़ रहे हैं, उनको तुम्हारी फुर्सत रही है तो आपको क्या पूछेगा। और विदेश में जो है तो उनकी तो मजबूरी हो गई कि वो हर बार तो वो आ नहीं सकते हैं। तो आप अपनी जगह, आप ऐसे भी और ऐसे भी, अगर आपका एक सहारा है तो पेंशन आपके लिए वो सब कुछ है, सबसे बड़ा सहारा है। अब उसके ऊपर क्या हो गया, उसके ऊपर सहारे के ऊपर क्या प्लानिंग है। सबसे पहले तो देखिए, आपने देखा होगा कि ये 2 हिस्सों में बांट दिया, पहले ओपीएस एनपीएस 2 हिस्सों में बांट दिया। आप भारत सरकार के किसी एमपी या एमएलए को पूछो जो आज ये नेता बनते हैं, मुंह के सामने बात करें, आपके संविधान में कहां पे लिखा हुआ है कि आपको एमपी को जो है पेंशन मिलेगी या तनख्वाह मिलेगी? कहां लिखा हुआ है साहब? आप जब आए थे, आप जो है सोशल सर्विस के नाते आपने बोला कि मैं देश सेवा के लिए सोशल सर्विस करूंगा, आपकी कोई तनख्वाह के आप हकदार नहीं है। मुझे सरकारी नौकरी के लिए मैंने नौकरी मांगी थी, मैंने एफिडेविट भर के दिया, मैं 24 जो मुझे नौकरी का टाइम था, मेरा डिसिप्लिन था, मैंने वो डिसिप्लिन को पूरा किया। वो पूरी करने के बाद जो नियम सारे में जब प्रधान पूरे करता था, उसके बाद मेरी पेंशन बनी और वो पेंशन मुझे आज मिल रही है। अब आप उसको छीनना चाहते हैं और अपने लिए आपने गवर्नर बना दिया, उनके पेंशन अलग।
आपके अगर मिनिस्टर बन गए तो उसकी पेंशन अलग, MP है तो उसकी पेंशन अलग, MLA रहा है तो उसकी पेंशन अलग। क्या हो रहा है साहब देश के अंदर, क्या हो रहा है? और अगर आप नहीं पूछोगे, आप इस देश के सीनियर लोग हो जो आप बोलते हैं कि हम देश के हित की बात करते हैं, जो देश के हितैषी बनते हैं, जो कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, उनसे पूछते हैं कि यही राष्ट्र सर्वोपरि है क्या? हम मात्र अपनी पेंशन मांगते हैं और आप दुनिया भर के पेंशन खाते जा रहे हैं। आपके लिए तो क्रिएट हो रहा है सब कुछ जो है, और वो भी टैक्स फ्री, वो भी टैक्स फ्री, आपका इलाज टैक्स फ्री, आपकी यात्राएं टैक्स फ्री। आपको याद होगा एक बार पहले जो है वो 50% सीनियर सिटीजन के लिए रेल में वो क्या हो गया था, कंसेशन था, वो कंसेशन भी विड्रॉ हो गया। तो हमारे साथ तो जो है जिन लोगों ने लगातार तुम सरकार चलाने 5 साल आए, कोई 2 साल रहा, कोई 5 साल रहा, कोई 10 साल रहा, अरे हमने तो 35 साल सरकार चलाई है, ये सरकार चलाने वाले हम लोग हैं। अगर आज कहते हैं कि आज देश जो है विकसित बन गया, विकसित 2 दिन में नहीं बना, विकसित वर्षों से बना, और विकास में सब आप सबका योगदान है, आप सब लोग उस पर रहे, आप सब ने उसके लिए काम किया है। हम कह सकते हैं सीधा तान करके कि उस विकास को बढ़ने के लिए मैं इनकम टैक्स से, मेरा इनकम टैक्स, हम कह सकते हैं कि हमने टैक्स कलेक्शन किया पूरे देश के अंदर, उससे देश की इकोनॉमी बढ़ी है। बजाय आप ये कहने के कि आप मिनिस्टर बन गए, आपने विकास कर दिया, आप मंत्री बन गए, सिर्फ आप मंत्री बन गए, लूट के ले गए, और आप कहते हैं कि साहब विकास तो मैंने कर दिया, बहुत बढ़िया बात, मैंने देश के लिए विकास कर दिया। तो विकास आपने नहीं किया, आपके एमटी के लोगों ने पूरे देश में व्यवस्था की, पूरे देश के अंदर जो है वो फोन व्यवस्था हुई, संचार व्यवस्था हुई, विदेशों तक व्यवस्थाएं गई, और वो व्यवस्था से आज देश आगे बढ़ रहा है। तो हमको हमारा कहने का अधिकार है कि इस देश की अगर विकास करने में वो हमारा पूरा हाथ है, हमारा योगदान है, और अगर इसके विकास में हमारा योगदान है, इसको आगे बढ़ाने में हमारा योगदान है, तो हम इसके लिए जो हमें हमारा हक मिलता है, उसके लिए वो हक लेने में भी हमारा पूरा का पूरा अधिकार है, जो हमने आपने नहीं माना तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। तो लेकिन आज स्थिति में हम ऐसी है कि सरकार ने 2 हिस्से तब कर दिए, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या किया कि वैलिडेशन एक्ट को आज पास किए हुए 1 साल से ऊपर हो गया। मार्च में बिल पिछला पास हुआ था 2025 में, उसके बाद पूरा 1 साल हो गया, मार्च 26 आ गया। सारे एमपीज के पास कितने एमपी से चिट्ठी चलेगी प्राइम मिनिस्टर को? हर डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी रिटायर्ड वालों ने सबने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, सब चिट्ठियां प्रधानमंत्री को चली गई। एमपी की चिट्ठियां 150 के करीब पूरे देश के अंदर एमपी ने लिख के भेजा। पूरे भारत के अंदर दिल्ली वालों आप सोए हुए, वो एक चीज बता दूं, राज्यों में सब जगह हर गवर्नर के हाउस के बाहर, क्यों नवाज साहब आपको पता है, हर गवर्नर के बाहर केंद्रीय कर्मचारियों का धरना हो चुका है इसके अगेंस्ट, जो केंद्रीय कर्मचारियों का शोषण चल रहा है पूरे देश के अंदर। दिल्ली के लोग अभी सोए हुए हैं, समझ नहीं रहे हैं जो हो रहा है बाहर, वो सब समझ रहे हैं। देश के किसी हिस्से में चले जाओ, सब जगह आज केंद्रीय कर्मचारी पूरा जागा हुआ है, और अब समझ रहा है कि ये सीधा का सीधा ये क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं खेल क्या है पीछे। खेल ये हो गया कि देश में सरकार जो है, मैं भी राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन मेरे हक पर कुठारा का जो भी करेगा उसका अच्छे को अच्छा बोलेंगे, बुरे को बुरा बोलेंगे, चाहे वो कोई हो। अगर हम किसी के अगेंस्ट नहीं है तो किसी का खरीदे हुए भी नहीं है, बिकाऊ भी नहीं है। बात साफ बात है, सच को सच बोलेंगे, झूठ को झूठ बोलेंगे। आपने देश के अंदर आपको वोट खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बिहार आपके सामने है। रातों रात 10-10 हजार रुपया से किसको पता नहीं है बिका है, वोट खरीदा गया तो खरीदा गया ना, बिका ना, बिका वोट बिका ना। जब वोट खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा, सरकार कहीं से कहीं तो निकालेगी भाई। और आप है सॉफ्ट टारगेट है पेंशनर का, क्योंकि पेंशनर आज कर्मचारियों से बड़ी जो है तादाद पेंशनर की है। करोड़ों रुपया पेंशन में सरकार को देना पड़ता है, तो सोचते हैं कि शायद ये इकट्ठे है नहीं, और चुपचाप इनको कम करते जाओ। इनके जो है, इनको पहले तो यहाँ से निकाला, 2 हिस्से कर दिए, फिर उसके बाद आपको वैलिडेशन एक्ट ला करके वहां से निकाल दिया। एक दिन आने वाला है कि आपको ये कह दिया जा सकता है कि भाई जो मिल रहा है ना वो ले लो, नहीं तो ये भी चला जाएगा, चुप हो जाओ। और जब हम बटे रहेंगे तो दोस्तों हम फिर बोल भी कुछ नहीं पाएंगे। घर पे बैठ करके हम हालत तो देखो डे बाय डे। अगर आज हम बूढ़े नहीं है तो एक दिन बूढ़ा तो होना ही है भाई, साफ बात है। रिटायर्ड है तो एक दिन बूढ़े, तब हम आ भी नहीं पाएंगे। आज तो हम यहाँ पर आकर के नारे लगा पा रहे हैं, तब हम लगा भी नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति आने वाली है। अगर वो देखना है, जैसे बाकी जी ने बोला कि अगर आप उसी का इंतजार कर रहे हैं तो भाई आपको मुबारक करो, उस बात का इंतजार नहीं। तो आज टाइम है और संघर्ष को आगे बढ़ाओ, सरकार को झुकना पड़ेगा। आपने देखा होगा एक बार पहले जो है वो 70 साल की लाइन में जब ये था कि पूरे देश में जो है वो क्या था, CGHS में
शुरू कर दिया था, जिसमें कि सब लोग जो है क्या योजना है वो है, तो आपने विरोध किया तो सरकार को रोकना पड़ा था। आयुष्मान भारत का, जिसमें ये था आयुष्मान में कि 70 साल से ऊपर वाले लाइन में लगेंगे, उनका अलग लाइन लगेगी, चाहे वो कोई भी हो, उसमें आप सरकारी कर्मचारी भी, पेंशनर भी उसमें जाएं और फायदा उठाएं। जब आपने विरोध किया तो रोकना पड़ा, नहीं तो वो डिसाइड हो चुका था। उसकी मीटिंग के मिनट्स हमारे पास है, ऐसे नहीं बोल रहे कि जो सीधी सी बात है वो। जब उसके बाद जब पूरे देश के अंदर से विरोध हुआ, पेंशनर ने विरोध किया उस सबका, तो साथियों उसके बाद सरकार को रोकना पड़ा। अब बैकडोर से तरीका हो रहा है कि इसको इंश्योरेंस में ले आओ, और इंश्योरेंस में पता भी नहीं चलेगा, चुपचाप जो है आपने कर लिया, मुझे पता नहीं चलेगा, मैंने कर लिया, आपको पता नहीं चलेगा। और एक दिन ये हो गया कि 2 हिस्से अब यहाँ भी हो गए, यहाँ भी 2 टुकड़े हो गए। कोई कहेगा यार वो चल रहे दो, अब मैंने तो वहाँ अपना यस कर रखा है, कोई कहेगा नहीं चल रहे दो, तो आपके वहाँ भी बढ़ गए। तो अदरवाइज ये जो है वो फेज वाइज स्ट्रेटेजी के साथ देश के पेंशनर्स को धीरे धीरे उनके अधिकार से अलग करने की पूरी जो बात सामने आ रही है। अगर आप भी समझ नहीं आती आप सबको कि ये जो स्थिति है, उस स्थिति का कोई भी सरकार हो, चाहे वो XYZ सरकार है, होगी, जो भी होगी, जो हमारे लिए बात करेगी उसकी हम बात करेंगे, जो हमारे लिए बात नहीं करेगी उसका पुरजोर विरोध करेंगे। समझ आ रहा है, नहीं तो तैयार हो जाओ विरोध करने के लिए ऐसी सरकार का जो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। किसी भी देश के अंदर, दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है कि जहां दुनिया में जो है वरिष्ठ नागरिकों का जो है सम्मान नहीं होता है। कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जहां वरिष्ठ नागरिकों को या पेंशनर्स को जो है सम्मान नहीं मिलता। पहला देश है कि जहां इस ढंग से जो आपके पार्लियामेंट के जो बन जाते हैं एक बार, वो तो अपने को राजा समझते हैं, और जिसने सरकार की 40 साल की या 35 साल की नौकरी की उसको कहते हैं तुम हम देंगे तो तुम्हें मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे आपको, जो है ऐसी स्थिति है। साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इनकम टैक्स का पेंशनर आज के डेट में हम भी करीब 10,000 पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10,000 से ऊपर हमने ऑर्गेनाइजेशन को तैयार कर लिया है। दिल्ली में भी हमारे पास जो है तो वो 500 के करीब हमारे रेगुलर मेंबर है, लाइव मेंबर है। जहां जहां आप बोलोगे हम सब आपके साथ इकट्ठे होकर के आप सबसे अनुरोध करूंगा। देखिए ऐसा है, जो संगठन दिल्ली में होना चाहिए था, मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ, उस समय वो अभी नहीं है आज की डेट में जो होना चाहिए हमारा संगठन। और उसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहराता, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी भी है, सबको जोड़ना मेरा काम भी है। हम सबको दिल्ली में हम लाखों लोग हैं, 15 लाखों सरकारी कर्मचारी, लाखों हैं, लाखों की संख्या में, कम से कम हजारों की संख्या में तो इकट्ठे हो और इस संघर्ष को आगे बढ़ाओ, तो आप अपने इज्जत, मान और सम्मान और जिंदगी को बचाओगे। नहीं बढ़ाओगे तो साथियों आगे आपके साथ बहुत खराब होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इंक्लाब जिंदाबाद। सभा के अध्यक्ष श्रीमान बागची जी, जोगी जी जनरल सेक्रेटरी SNPWA, कौल साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी AIBSNL PWA, DC शर्मा जी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी SNPWA, वासवानंद जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जनरल सेक्रेटरी, हमारे प्रेसिडेंट दलाल साहब, कौशिक जी जनरल सेक्रेटरी RTOWA, और सभी एसोसिएशन से आए हुए सम्माननीय पेंशनर्स। साथियों, अभी आप लोगों ने पूर्व वक्ताओं को सुना है, एक बात बार बार आ रही है कि भी उम्र जो है होगी है, हम बुज़ुर्ग हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा अब करने की स्थिति में नहीं है। कौल साहब ने बताया कि भी जो है 70, 80 और 80 प्लस के लोग जो है देश संभाल रहे हैं, और हम अपने इश्यूज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ये एक बहुत ही अफसोस की बात है। साथियों, जहाँ तक उम्र की बात है कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहाँ है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहाँ है, और महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। साथियों, ये उम्र जो है आपकी सोच पे डिपेंड करती है। और एक चीज़ और, अगर हम अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर जो है रोना बेकार है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। एक शेर है कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और आज यही हाल है। गवर्नमेंट जिस तरह से बिहेव कर रही है सीनियर सिटीजन्स के साथ, वो बहुत ही शर्मनाक एक्ट है। हर चीज़ के लिए, चाहे पेंशन हो,
चाहे पेंशन रिवीजन की बात हो, चाहे 8 CPC में टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात हो, हर चीज में जो पेंशनर्स है उनके ऊपर कुठाराघात है। पेंशन इज अनफंडेड एंड नॉन कंट्रीब्यूटरी एंड इट इज ए लाइबिलिटी ऑन द, जो पेंशनर्स है इट इज लाइबिलिटी ऑन द टैक्स पेयर्स। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है कि पेंशनर्स को जिन्होंने 35-40 साल तक देश की सेवा की है, आज जो कुछ भी देश बना है वो एक दिन में 2 दिन में नहीं बना है, आप लोगों की मेहनत से बना है। और 82 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था पेंशन के ऊपर कि पेंशन कोई खैरात नहीं है और पेंशन गवर्नमेंट दे, कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि ऑन द मैटर कि गवर्नमेंट की या किसी कंपनी की हालत फाइनेंशियल ठीक नहीं है, इस वजह से वो पेंशन नहीं दे सकती। ये सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट रूलिंग है और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्लॉज 14 और 21 उसका सीधे सीधे वायलेशन है। गवर्नमेंट ने जिस तरह से वैलिडेशन एक्ट लेके आई है, उस वैलिडेशन एक्ट में गवर्नमेंट ने अपने हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ली हुई है, अनलिमिटेड पावर ली है कि वो जब चाहे गवर्नमेंट के फाइनेंशियल डेफिसिट की वजह से पेंशन रिवीजन पे कभी भी रोक लगा सकती है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि भी ऐसा कुछ नहीं है, सेक्रेटरी फाइनेंस ने भी कहा कि ऐसा कोई गवर्नमेंट का इरादा नहीं है। अगर ऐसा इरादा नहीं है तो गवर्नमेंट उस वैलिडेशन एक्ट को लेके किस लिए आई? इसका इंटेंशन गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट पेंशनर के साथ जो अन्याय करने जा रही है वो सर्वविदित है। और आप लोग, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेंशन कैसे बंद हो जाएगी, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह है कि पेंशन कैसे बंद हो जाएगी। बंद हो नहीं जाएगी, बंद होने जा रही है। जो S30 केस है उसमें हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने जो है आज से 6 महीने पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि जो अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके बेसिस पे आप लोगों को ये बेनिफिट एक्सटेंड नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने उस वैलिडेशन एक्ट का रेफरेंस देके कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और ना वो अब जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। हम लोग भी जो है सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं वैलिडेशन एक्ट के अगेंस्ट, और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया है उसमें सीधे सीधे जो 8 CPC कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसको डायरेक्टिव दिए हुए हैं कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए आप लोगों को जो 8 CPC की रिकमेंडेशंस है उसके ऊपर आपने काम करना है। कितना आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे उसका जो है इम्पैक्ट आएगा जब आप जो है इसकी रिकमेंडेशन दें, तो उसको उस चीज़ का ध्यान में रखना है। जो स्टेट पेंशनर्स हैं उनके ऊपर कितना इसका ऊपर इम्पैक्ट होगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर भी इसका कितना इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रख के तब आपको अपना जो है रिकमेंडेशंस देनी है। तो पहले ही उनके हाथ टाइट कर दिए हैं, उनको गाइडलाइन दे दिया है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है और किस तरह से आपको रिकमेंडेशंस देनी है। और जहाँ तक अभी तो ये इसकी बात हो रही है, और जो BSNL MTNL का जो स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन गवर्नमेंट ने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर की थी। उसी बेसिस पे BSNL MTNL के एम्प्लॉइज़ ने PSU के अंदर जो है अपना एब्जॉर्प्शन लेना स्वीकार किया था। उसमें पेंशन के लिए रूल 37A में क्लियर मेंशन है कि दे विल बी ट्रीटेड, जो BSNL MTNL के एम्प्लॉइज हैं, दे विल बी इक्वली ट्रीटेड एट पार विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। और आज गवर्नमेंट उससे जो है पूरी तरह से बैकआउट किए हुए है। सितंबर 2023 में जो प्रिंसिपल बेंच कैट है उसने क्लियर कट डिसीजन दिया था
कि गवर्नमेंट अपने जो उन्होंने जो एक कमिटमेंट किया हुआ है, राइटिंग में कमिटमेंट किया हुआ है, वो उससे बैकआउट नहीं कर सकती और उनको जो है BSNL MTNL की जो पेंशन रिवीजन है उसको पेंशन रिवीजन करके और 10 हफ्ते के अंदर अंदर आप जो है गवर्नमेंट कोर्ट में अपना एफिडेविट फाइल करिए। लेकिन गवर्नमेंट ने उस चीज़ को मानने की बजाय हाई कोर्ट में अपील फाइल की हुई है। तो साथियों, गवर्नमेंट अपने किसी भी कमिटमेंट पे खरी नहीं उतर रही है। हर बार उन्होंने अपने कमिटमेंट के साथ बिट्रे किया है। साथियों, इसके लिए अभी पूर्व वक्ताओं ने इश्यूज के बारे में सारा बताया है कि हम लोग जो है ऑल ओवर इंडिया में NCCPA और FCPA के प्लेटफॉर्म पे ऑल ओवर इंडिया में ये लगातार प्रोटेक्शन जो हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं वो पूरे इंडिया में बहुत ही सक्सेसफुल हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली में जिस तरह का एक सुस्त लोगों में एक क्रेज है, वो जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में मेरे को लगता नहीं कि भी लोग बाग सीरियस हैं। और इसमें एक चीज़ और भी NCCPA के प्लेटफॉर्म पे, FCPA के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हुई थी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं उनको मालूम ही नहीं है कि भी ये जो है वैलिडेशन एक्ट क्या चीज़ है। तो उनको भी हमें जागरूक करना है कि जितने भी जो है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी साथ इस स्ट्रगल में उनको साथ जोड़ना है। साथियों, इसमें जो भी हम प्रोग्राम करते हैं एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जाती है और उनको अगर लगता है कि भी पेंशनर्स का डिमांड जो ये कर रहे हैं और उसके पीछे कितने लोग हैं, उस बात का बहुत बड़ा असर गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को चेंज करने के लिए वो काउंट करता है। अगर हम यहाँ 10-20 आएंगे तो उस हिसाब से गवर्नमेंट एक्ट करेगी, 150 होंगे तो उस हिसाब से, और 1000-2000 होंगे तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का जो है डिसीजन होगा। तो साथियों, अब आप क्या चाहते हैं कि आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं, जो लेजिटिमेट राइट्स हैं, वो आप लोगों को मिले, उसके लिए आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। जब तक सड़कों पे नहीं आएंगे, गवर्नमेंट इतनी एडमेंट है, वो इतनी आसानी से आप लोगों के इश्यूज के साथ जस्टिफिकेशन करने के लिए तैयार नहीं है। और एक चीज़ और साथियों, हमने जब वर्किंग में थे बहुत कुछ अचीव किया है और लड़के अचीव किया है। आज आपके पास 35-40 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ है। जब डिपार्टमेंट में आए थे तब तो एक्सपीरियंस नए थे, तो उस वक्त भी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लड़के ली हैं। आज 35-40 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप गवर्नमेंट को जैसे चाहे वैसे हिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है। साथियों, एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बात अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। और फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया, फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया। जिस्त को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। और एक चीज़ और मोदी जी के लिए कहना चाहता हूं मैं कि मोदी जी, आपकी नफरतें पेंशनर्स के प्रति बताती हैं कि आपको प्यार की ज़रूरत है। आपको जीत ने अंधा कर दिया है, आपको एक हार की ज़रूरत है। जो बातें देश में हो रही हैं वो सुन रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है और देश को चलाएगा कौन? पॉलिटिकल पार्टी जी देश को चलाएंगी, हम तो चलाएंगे नहीं। हमारा तो बच्चा भी IAS बन जाएगा तो वो 9वीं फेल लालू के बेटे के पैरी चरण स्पर्श करेगा। तो सबसे पहली बात तो देश में यही स्थिति है कि जो देश को चला रहे हैं उनकी शिक्षा और उम्र का कोई तकाजा ही नहीं है। ना उनकी शिक्षा 5वीं पास है, चलेगा, 9वीं फेल है,
डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका है, आप जानते हैं सब लोग 60 के पार ही हैं। तो कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि एक बच्चा थ्रो आउट पास करके और शरीर से भी अच्छा है, वो चौराहे पे ट्रैफिक को संभाल रहा है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। और एक 40 साल नौकरी करने के बाद जो एग्जाम पास करके आता है उसको एनपीएस मिलेगा। कितने दुख की बात है। क्यों? क्या ये सुधार है? क्या ये देश का विकास है? कम से कम हमारी लीडरशिप को तो ये स्वीकार नहीं करना चाहिए था कि भाई ओपीएस से हटके हम यूपीएस स्वीकार कर लें। ये तो बहुत गलत है। आपको ईमानदारी से लड़ना चाहिए था। आपको अपने लोगों के बीच में इस बात को लाना चाहिए था कि सरकार एक नई स्कीम ला रही है और यूपीएस को हम स्वीकार करें या ना करें। आपको जैसे सरकार ने आरएसए रूल 1993 लागू करके ये कहा रेलवे को कि आपको हड़ताल करोगे तो पहले रायशुमारी करवानी पड़ेगी, उसके बाद आप हड़ताल का नोटिस दे सकते हो। आप जानते हैं सन 74 के बाद रेलवे ने कोई हड़ताल नहीं की है। क्यों नहीं की? क्योंकि वहां ये नियम लागू हुआ। आरएसए 1993 रूल रेलवे में लागू नहीं हुआ, बाकी सारे सेंटर्स के दायरों में ये लागू हुआ। और रिटायरी लोग जो सर्विस में थे वो यूनियनों से बाहर हो गए और जो सर्विस में थे वही वहां की लीडरशिप में रहे, वही संभालते रहे। लेकिन रेलवे में इससे उलट हुआ। उन्होंने सरकार के नियमों को मान लिया। मैं पोस्ट ऑफिस से हूं, पोस्टल डिपार्टमेंट से हूं, हमने स्वीकार नहीं किया। हम कोर्ट तक गए, बाद में वो चंदा कटना, ये रोल वगैरह से वो सब बाद में स्वीकार किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ ही नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ भी यही हो रहा है। आप देश को बैलेंस करने के लिए नीचे से कटौती नहीं कर सकते। देश का लीडर चाहे लाल बहादुर शास्त्री है, चाहे देश का लीडर आप मोदी जी हैं, आपका एक ही नारा है देश के हर पार्टी का कि पायदान पर अंतिम खड़े व्यक्ति को उठाना होगा। तो अंतिम खड़े व्यक्ति को आप कैसे उठाएंगे? क्या नीचे से कटौती करके उठाएंगे? अरे भाई 4-4, 5 कौन थे बादल, मैंने पढ़ा जब अखबारों में कि भाई उसने मान ने कुछ कटौती की कि इतनी पेंशन नहीं, 7 पेंशन थी उस आदमी की, 7 पेंशन। बताइए क्या क्या आश्चर्य की बात है। और यहाँ इनकी आप कह रहे हैं कि ये एक पेंशन ये भी रिवीजन हो रही है, देश पे भार पड़ेगा। वो देश पे भार नहीं है जो अभी साथी बता रहे थे कि 10,000 दे दिए। क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या फ्री बीज की रेवड़ी बांटने पर सुप्रीम कोर्ट को विचार नहीं करना चाहिए? स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? जैसे आपने एनसीईआरटी के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है, मैं तो सूर्यकांत जेसीआई जी को रिक्वेस्ट करता हूं इस मंच के माध्यम से कि आपको देश के 15-20 साल में जो पीछे से ये प्रथा चल रही है कि जहां चुनाव लड़े जाते थे बेरोजगारी पे, जहां चुनाव लड़े जाते थे अच्छे स्वास्थ्य देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, वो सारा सिस्टम ध्वस्त होने जा रहा है और आप बैठे देख रहे हैं। आपको इस पर विचार करना चाहिए कि फ्री बीज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की घोषणा ना कर सके कि हम आपको बकरी खरीदने के लिए, स्वरोजगार चलाने के लिए 10,000 देंगे। दूसरी पार्टी कह रही है अब आपको 12,000 देंगे। आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष को यह कहना पड़ा था कि पॉलिटिकल पार्टियां जो कर सकती हैं वही घोषणा करें। अगर कुछ लोगों को याद होगा तो ये बात उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव से पहले ये बात कही थी, खुद कांग्रेस के अध्यक्ष ने कही थी। लेकिन मान कोई नहीं रहा है, कर वही रहे हैं, चाहे पार्टी कोई हो। मैं आ गया दिल्ली में डीटीसी में फ्री कर दिया, मैं आऊंगा 10,000 ये सबको बांट दिया। तो ये सबको बैलेंस करने के लिए जो सरकार अपने कर्मचारियों से, चाहे वो केंद्र के हैं चाहे राज्य के हैं, उनकी सुविधाओं से, उनकी पेंशन से, उनके वेजेस से कटौती करके डाइवर्ट कर रही है, यही सबसे बड़ा गुनाह है। यही देश के विकास का रोड़ा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और अंत में अपने इस मंच से ये बात कहते हुए कि आप लोगों ने देश के कई राज्यों में तो इनकम टैक्स भी सरकारी खजाने से भरा जाता है। जब मैंने यूपी में देखा कि भाई योगी आए और उन्होंने कर दिया कि टैक्स जो एमपी उसका एमएलए का है उन्हें स्वयं भरना होगा, हमें पता ही नहीं था, रिटायर भी हो गए कि वो उनका टैक्स सरकारी खजाने से जाता था। तो ये जो नियम है, जब तक इनमें बदलाव नहीं होगा, सरकार में बैठे हुए लोग यही सोचते रहेंगे कि सरकार के कर्मचारियों में कटौती करो, चाहे वो सीजीएचएस से करो, चाहे इनकी पेंशन से करो, चाहे एनपीएस के माध्यम से करो। ये तभी रुकेगा जब इन पर उस बात पर सरकार को लाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि बेरोजगारी पर चुनाव लड़िए, आप सड़कों पर चुनाव लड़िए, आप शिक्षा पर चुनाव लड़िए, तभी ये हो सकता है। धन्यवाद सर।